हेलो दोस्तों, बोर्ड क्लास स्टडी बाय जीएल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 16 जुलाई 2020 और 16 जुलाई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो अपन आज इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड क्लास स्टडी बाय जीएल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, हम रोज़ाना इसी समय हमारा करंट अफेयर का वीडियो डालते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आता होगा, समझ में आया होगा। दोस्तों, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को लाइक किया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आगे शेयर किया करें, ताकि दोस्तों जब आप शेयर करोगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम इसी प्रकार के नए वीडियो उच्च क्वालिटी के साथ में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और आपकी सफलता जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का प्रथम क्वेश्चन, आज के दिन भारत के स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली का जन्म हुआ था। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की किस आंदोलन में भाग लिया था? दोस्तों, आज के दिन क्या हुआ था? स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली। दोस्तों, आपने नाम सुना होगा अरुणा आसफ अली के बारे में, जिनका जन्म आज के दिन हुआ था। तो वो जो है अरुणा आसफ अली, वो किस आंदोलन से संबंधित है? स्वदेशी आंदोलन से संबंधित, चंपारण सत्याग्रह आंदोलन से संबंधित, या भारत छोड़ो आंदोलन, या सभी आंदोलन से संबंधित है? तो दोस्तों देखते हैं, अरुणा आसफ अली के बारे में देखते हैं। पहले दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था दोस्तों 16 जुलाई 1909 में। कब हुआ था दोस्तों? 16 जुलाई 1909 में। कहाँ पे हुआ था? हरियाणा। ये कहाँ की थी दोस्तों? हरियाणा की। यानी दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ जो अली है, उसका जन्म 16 जुलाई 1909 हरियाणा में हुआ था और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई थी। किसमें मुख्य भूमिका निभाई थी दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन में। और दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन, इसका प्रस्ताव कब पारित हुआ था? इसका जो प्रस्ताव है वो पारित हुआ था 8 अगस्त 1942 को। कब शुरू हुआ था दोस्तों? 8 अगस्त 1942 को। जब इसका प्रस्ताव पारित हुआ तो हमारे जितने भी प्रकार के कांग्रेस नेता थे, जैसे महात्मा गांधी है, ये सब, तो इनको क्या है, गिरफ्तार कर लिया गया। जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया तो अरुणा आसफ अली जो थी, इन्होंने अपना जज्बा दिखाया और भारत छोड़ो आंदोलन की अध्यक्षता की। और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की अध्यक्षता की और ये जो आंदोलन है ये 9 अगस्त 1942 से शुरू हो गया। कब शुरू हो गया दोस्तों? 9 अगस्त 1942 से। और दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो कब पारित हुआ था? 8 अगस्त 1942 को। जिसके कारण क्या हुआ, जब ये प्रस्ताव पारित हुआ तो इसमें कांग्रेस जो नेता है सारे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। तो दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन की उस समय अध्यक्षता किसने की? फिर तो उसकी जो अध्यक्षता है उसने फिर अरुणा आसफ अली ने की थी। और क्या हुआ, आंदोलन को आगे बढ़ाया और फिर इन्होंने ठान ही लिया था कि अब जो अंग्रेज है उनको भारत से निकाल के ही रहेंगे। दोस्तों, अरुणा जो आसफ अली है, अरुणा आसफ अली, उनको 1958 में ये दिल्ली की पहली महापौर भी रह चुकी है। दोस्तों, 1958 में दिल्ली की पहली महापौर या मेयर कौन बनी थी? अरुणा आसफ अली। और इनको 1997 में भारत रत्न पुरस्कार भी दिया जा चुका है। दोस्तों, अरुणा आसफ अली को 1997 में भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। और दोस्तों, अरुणा आसफ अली के नाम पर दिल्ली में एक मार्ग भी है, जिसका नाम रखा गया अरुणा आसफ अली मार्ग, जो कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में इतना ध्यान रखता है। दोस्तों, अपने एक और देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1905 में, बंगाल विभाजन के समय। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। उसी समय स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। और दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण जो सत्याग्रह वो महात्मा गांधी से संबंधित है और ये बिहार में हुआ था 1917 में। कब हुआ था दोस्तों? बिहार में 1917 में। और महात्मा गांधी ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 9 अगस्त 1942। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में इतना ध्यान रखना है
और ध्यान रखना कि अरुणा आसफ अली है, उनका जन्म 16 जुलाई 1909 हरियाणा में हुआ था और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की अध्यक्षता की थी। दोस्तों ये आज का क्वेश्चन है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। क्या है दोस्तों? ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक है। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? ए सॉन्ग ऑफ इंडिया दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखना। इसके लेखक कौन है? चेतन भगत, अरविंद अडिगा, रस्किन बॉन्ड या अनीश कुमार। तो दोस्तों ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। कौन है दोस्तों? रस्किन बॉन्ड। और इस पुस्तक के अंदर क्या है? इस पुस्तक के अंदर महान लेखक बनने के अपने शुरुआती जीवन से जुड़े अनुभव साझा किए गए। यानी रस्किन बॉन्ड ने इस पुस्तक के अंदर महान लेखक बनने के अपने जो शुरुआती जीवन से जो जुड़े अनुभव है वो साझा किए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, आपको इतना ध्यान रखना है कि ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वो है रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर, भारत के किस सार्वजनिक उपक्रम को CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। प्रतियोगिता परीक्षा में आगे आने वाली में आपको 100% देखने को मिलेगा कि भारत के किस सार्वजनिक उपक्रम को CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है। दोस्तों पहला ऑप्शन BPCL को, दूसरा ऑप्शन NTPC को, थर्ड ऑप्शन HPCL को या फोर्थ ऑप्शन PGCIL को। तो दोस्तों किसको प्रदान किया गया है? ये किया गया है NTPC को। किसको प्रदान किया गया है दोस्तों? NTPC को। NTPC को प्रदान किया गया है। तो NTPC की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। क्या होती है दोस्तों NTPC की फुल फॉर्म? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और ये अवार्ड इसको किसके कारण दिया गया? ये अवार्ड NTPC को कॉरपोरेट उत्कृष्टता श्रेणी के अंतर्गत उपलब्धि के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया? NTPC को कॉरपोरेट उत्कृष्टता श्रेणी के अंतर्गत उपलब्धि के लिए इसको पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों याद रखना, भारत का ये सार्वजनिक उपक्रम है जिसको CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है NTPC को। इसकी फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, और ये अवार्ड NTPC को कॉरपोरेट उत्कृष्टता श्रेणी के अंतर्गत उपलब्धि के लिए दिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों BPCL की फुल फॉर्म देखते हैं, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या है दोस्तों? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। HPCL की फुल फॉर्म, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। HPCL की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। PGCIL की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या है दोस्तों? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह है PGCIL की फुल फॉर्म, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है? यानी किसने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? दोस्तों फिक्की के द्वारा, नाबार्ड के द्वारा या प्रसार भारती के द्वारा या BSNL के द्वारा। तो दोस्तों अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का जो आयोजन है वो किया है नाबार्ड के द्वारा। ठीक है दोस्तों, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होती है दोस्तों नाबार्ड की फुल फॉर्म? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा कि नाबार्ड के नए चेयरमैन किसको बनाया गया है? वो बनाया है गोविंद राजुक चिंटालागो। किसको बनाया गया दोस्तों? गोविंद राजुक चिंटालागो। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना है,
हाल ही में किसने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है? तो वो किया नाबार्ड ने। नाबार्ड की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। चेयरमैन कौन है दोस्तों? चेयरमैन, नए चेयरमैन बनाए गए नाबार्ड के हाल ही में। वो कौन है? गोविंद राजचुक चिंटाला। कौन है दोस्तों? गोविंद राजचुक चिंटाला। इसको याद कर लेना दोस्तों। ये पूछ सकता है कि नाबार्ड के जो चेयरमैन है वो किससे बनाया गया है? तो गोविंद राजचुक चिंटाला को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 5th नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संकट की वजह से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी है? दोस्तों, किस राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संकट की वजह से 31 जुलाई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है? आप सब लोगों को पता होगा कि किसने लॉकडाउन बढ़ा दिया है। तो राजस्थान ने, या बिहार ने, महाराष्ट्र ने, या उत्तर प्रदेश ने? तो दोस्तों, बिहार ने बढ़ते कोरोना संकट की वजह से 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों, बिहार ने की है। तो बिहार के बारे में देखते हैं। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। क्या है दोस्तों? पटना। बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के वर्तमान गवर्नर कौन है? फागू चौहान। कौन है दोस्तों? फागू चौहान। तो आपको बिहार के बारे में इतना याद रखना है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 6ठा नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है? दोस्तों, हुआवे ये एक चाइनीज कंपनी है जो 5G नेटवर्क बनाती है। कहाँ की कंपनी है? चाइनीज, यानी चीनी कंपनी है हुआवे, जो कि 5G नेटवर्क बनाती है। इसको किसने हाल ही में बैन कर दिया है? तो रूस ने, ब्रिटेन ने, जापान ने, या भारत ने? तो दोस्तों, चीनी कंपनी हुआवे को हाल ही में ब्रिटेन ने क्या कर दिया है? बैन कर दिया है। ब्रिटेन ने अपने देश में इसको बैन कर दिया है। और दोस्तों, ये ब्रिटेन जो है, ये चीनी कंपनी हुआवे को बैन करने वाला दूसरा देश बन गया है। पहला देश जो है वो है अमेरिका। अमेरिका ने इसको पहले ही बैन कर दिया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना है, हाल ही में किस देश ने चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है? तो वह ब्रिटेन ने, और अमेरिका ने क्या दोस्तों? पहले ही बैन कर दिया था। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन, दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस देश को वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लिया है? दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो अब की बार 100% पूछा जाएगा जो भी आगामी प्रतियोगिता परीक्षा होगी जिसके अंदर। तो ये क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लिया है? दोस्तों, ये हमारे देश भारत ने निर्णय लिया है अफगानिस्तान को शामिल करने का, पाकिस्तान को, ऑस्ट्रेलिया को, या इराक को? तो दोस्तों, वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, इस अभ्यास में पहले ही 3 देश शामिल हैं, यानी ये अभ्यास केवल 3 देशों का मध्य होता है, भारत, अमेरिका और जापान। और अब इसमें चौथा देश भी शामिल हो गया दोस्तों। वो चौथा देश कौन सा है दोस्तों? वो है ऑस्ट्रेलिया देश। कौन सा देश है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। और इसमें पहले से 3 देश है, और ये वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास 3 देशों के मध्य होता था, भारत, अमेरिका और जापान। अब चौथा देश कौन सा शामिल हो गया दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। और दोस्तों, इसके ऊपर जितना भी स्टार लगा सको उतने स्टार लगा लेना। ये क्वेश्चन 100% आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में वल्लारपदम टर्मिनल भारत का प्रथम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में विकसित किए जाने के कारण चर्चा में। यह टर्मिनल भारत के किस बंदरगाह में स्थित है? दोस्तों, वल्लारपदम टर्मिनल, जो कि भारत का प्रथम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में विकसित किए जाने के कारण चर्चा में है। तो यह टर्मिनल भारत के किस
बंदरगाह पर स्थित है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत का प्रथम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट टर्मिनल कौन सा है? तो वो है वल्लारपदम टर्मिनल, जो कि भारत का प्रथम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में विकसित किए जाने के कारण चर्चा में है। तो ये टर्मिनल भारत के किस बंदरगाह पर स्थित है? कोच्चि बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, या पारादीप बंदरगाह, या चेन्नई बंदरगाह? तो दोस्तों किस बंदरगाह पर स्थित है? तो यह है अरब सागर की रानी, जिसको कोच्चि बंदरगाह बोला जाता है, वहां पर ये स्थित है। तो दोस्तों कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। और दोस्तों ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ये जो वल्लारपदम टर्मिनल भारत का जो प्रथम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया गया है, ये वल्लारपदम टर्मिनल जो है ये कोच्चि बंदरगाह पर स्थित है। और दोस्तों ये ट्रांसशिपमेंट जो पोर्ट है ये होता क्या है? जैसे कोई एक शिप होती है, वो सामान लेकर आती है और वो सामान को अस्थायी रूप से किसी स्थान पर रख देती है, और उस स्थान से वो जो सामान है किसी दूसरे जहाज में शिफ्ट किया जाता है, तो उस जगह को बोला जाता है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों कोच्चि बंदरगाह आपने देख लिया कि ये कोच्चि बंदरगाह पर स्थित है, जिसको अरब सागर की रानी कहा जाता है। आगे कांडला बंदरगाह, तो कांडला बंदरगाह दोस्तों कहाँ पर स्थित है? यह है गुजरात में। और दोस्तों कांडला बंदरगाह का हाल में नाम परिवर्तित कर दिया गया है, इसका नाम कर दिया दीनदयाल बंदरगाह। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? दीनदयाल बंदरगाह। दोस्तों पारादीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में। चेन्नई बंदरगाह कहाँ पर स्थित है दोस्तों? सबको पता होगा, चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि भारत में प्रथम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कौन सा है? तो वल्लारपदम टर्मिनल जो है वो भारत का प्रथम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। और ये कोच्चि बंदरगाह पर स्थित है। कोच्चि बंदरगाह को दोस्तों अरब सागर की रानी भी बोला जाता है। तो दोस्तों ये तो बंदरगाह हो गया। तो अब भारत के पोत परिवहन, दोस्तों भारत के पोत परिवहन जिसको बोला जाता है बंदरगाह, उसके मंत्री कौन है? केंद्रीय मंत्री कौन है दोस्तों? भारत के पोत परिवहन या बंदरगाह मंत्री कौन है? मनसुख मंडालिया। याद रखना दोस्तों, भारत के पोत परिवहन या बंदरगाह मंत्री कौन है वर्तमान में? मनसुख मंडालिया। तो दोस्तों ये हो गया 8 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल, आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दोस्तों इसको लाइक करें और आगे अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आज का 9 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस मंत्रालय के सहयोग से वज्रपात एवं आकाशीय बिजली पर वेबिनार आयोजित किए हैं? क्या आयोजित किया दोस्तों? वेबिनार किसके ऊपर? वज्रपात और आकाशीय बिजली के ऊपर वेबिनार आयोजित किया है। किसके द्वारा किया गया है? गृह मंत्रालय के द्वारा, या पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा, या ए व बी दोनों के द्वारा, या किसी के द्वारा भी नहीं? तो दोस्तों वज्रपात और आकाशीय बिजली, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थंडरबोल्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? थंडरबोल्ट। थंडरबोल्ट, या इसको बोलते हैं लाइटनिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? लाइटनिंग। थंडरबोल्ट आपने नाम सुना होगा, आकाशीय बिजली गिरना या लाइटनिंग जो होती है, जब आकाशीय बिजली चमकती है तो उस समय जो लाइटिंग होती है उसको थंडरबोल्ट बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो थंडरबोल्ट या लाइटनिंग, जिसको बिजली गिरना भी कहते हैं। और दोस्तों ये जो वेबिनार है, ये वेबिनार 2 नाम से मिलकर बना हुआ नाम है। एक तो वेबिनार, एक तो वेबसाइट, और एक हो गया सेमिनार। यानी वेबिनार 2 नामों से मिलकर बना हुआ वर्ड है, एक तो वेबसाइट और दूसरा है सेमिनार। यानी सेमिनार जो होगा, वेबसाइट यानी ऑनलाइन सेमिनार जो होगा, उसको वेबिनार बोला जाएगा। तो बिजली गिरना दोस्तों आपदा के अंतर्गत भी शामिल होता है और ये मौसम के अंतर्गत भी आती है।
तो आपदा और मौसम दोनों से संबंधित है बिजली गिरना। तो आपदा दोस्तों जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन आती है और मौसम जो है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन आता है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार की किस मंत्रालय के सहयोग से वज्रपात और आकाशीय बिजली पर वेबिनार आयोजित किया है? तो गृह मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दोनों मंत्रालयों के द्वारा दोस्तों वेबिनार आयोजित किया गया है। दोस्तों हाल ही में गृह मंत्रालय किसके पास है? आपको पता है अमित शाह के पास। और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्री वर्तमान में कौन है? वह है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। कौन है दोस्तों? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार के किस मंत्रालय के सहयोग से वज्रपात और आकाशीय बिजली पर वेबिनार आयोजित किया गया है? तो वो किया गया गृह मंत्रालय और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय दोनों के द्वारा। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 10 नंबर, हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? दोस्तों गुरबख्श सिंह, पलाश नंदी को, अशोक कुमार को, या किसी को भी नहीं। तो दोस्तों हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है वो अशोक कुमार को दिए जाने की घोषणा की है। दोस्तों ये अशोक कुमार कौन है? ये जो अशोक कुमार है ये मेजर ध्यानचंद के पुत्र है। दोस्तों मेजर ध्यानचंद को आप सब लोग जानते हो, जिनके पुत्र है अशोक कुमार। और मेजर ध्यानचंद को क्या बोला जाता था दोस्तों? हॉकी के जादूगर। हॉकी के जादूगर कौन है दोस्तों? मेजर ध्यानचंद। और मेजर ध्यानचंद का जो जन्म दिवस है वो मनाया जाता है 29 अगस्त को। और 29 अगस्त को अपन खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं दोस्तों? 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में। और ये मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। और दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है मोहन बागान के द्वारा। दोस्तों मोहन बागान क्या है? ये एक प्रकार का क्लब है यानी संस्था है कोलकाता की, जिसके द्वारा ये क्या है, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है मोहन बागान के द्वारा। और हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित की जाने की घोषणा की है? तो दोस्तों वो है अशोक कुमार, जो कि मेजर ध्यानचंद के पुत्र है। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर बोला जाता है। और 29 अगस्त को इनके जन्म दिवस के अवसर पर हम सब लोग क्या करते हैं? खेल दिवस मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित करने की घोषणा की है? तो वो की है अशोक कुमार को। आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन दोस्तों, इलेवंथ नंबर क्वेश्चन, हाल ही में लामा की 2 एंटीबॉडी की पहचान हुई है जो कोरोना वायरस के असर को समाप्त करने में सहायक है। यह जंतु मुख्यतः किस महाद्वीप में पाया जाता है? दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि लामा क्या दोस्तों एक प्रकार का जंतु है जिसकी 2 एंटीबॉडी की पहचान की गई है। दोस्तों इस जंतु के अंदर जो एंटीबॉडी है वो नेचुरली एंटीबॉडी पाई जाती है। और इसमें 2 एंटीबॉडी की पहचान हुई है जो काम क्या करेगी? ये कोरोना वायरस के असर को समाप्त करेगी। तो ये जंतु किस महाद्वीप में पाया जाता है दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, या एशिया महाद्वीप में, या यूरोप महाद्वीप में? तो दोस्तों ये जो लामा जो जंतु है ये मुख्यतः दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? दक्षिण अमेरिका। दोस्तों इस लामा का उपयोग किया जाता है। जो लामा जंतु है इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग दोस्तों एक तो ऊन बनाने में, यानी लामा के शरीर पर ऊन होती है, वो ऊन जो है वो ऊन बनाने के काम आती है। दूसरा, इसको मांस के रूप में यूज लिया जाता है। और तीसरा दोस्तों, इसको बोझा ढोने में भी यूज किया जाता है। दोस्तों जो लामा के शरीर में जो प्राकृतिक नेचुरल जो एंटीबॉडी है, उस एंटीबॉडी का उपयोग कोरोना के असर को कम करेगा। जो कोविड-19 के कारण जो कोरोना असर हुआ है उसके असर को क्या करेगा दोस्तों? ये एंटीबॉडी कम करेगी। और दोस्तों अभी एक प्लाज्मा थेरेपी भी आई थी जिसको प्लेटिना बोला जाता था। जो प्लाज्मा थेरेपी की जो प्रक्रिया थी उसको प्लेटिना। और प्लाज्मा थेरेपी को
सर्वप्रथम शुरू करने वाला राज्य कौन सा था दोस्तों? तो प्लाज्मा थेरेपी को सर्वप्रथम शुरू करने वाला राज्य था महाराष्ट्र। और दोस्तों प्लाज्मा बैंक कहाँ पर स्थापित की गई है? प्लाज्मा बैंक स्थापित की गई है दोस्तों दिल्ली में। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में किस जंतु की एंटीबॉडी की पहचान हुई थी जो कोविड-19 के असर को खत्म करने में सहायक है? तो दोस्तों वो जंतु है लामा। यानी दोस्तों किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को घुमा फिरा के कर सकता है। अपन को याद रखना है कि लामा की 2 एंटीबॉडी की पहचान हुई जो कि कोरोना वायरस के असर को समाप्त करने में सहायक है। और ये जंतु सामान्यतः दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। और दोस्तों प्लाज्मा थेरेपी जिसको प्लेटिना बोला जाता है, उसके जो सर्वप्रथम शुरुआत है वो महाराष्ट्र राज्य में हुई थी। महाराष्ट्र राज्य यानी जो उद्धव ठाकरे हैं उनकी नगरी में। प्लाज्मा बैंक सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की गई? दिल्ली में। तो दोस्तों ये आज के हमारे 11th क्वेश्चन थे। आपको अच्छा लगा होगा हमारा वीडियो, समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड क्लास स्टडी बाय GL लिम्बा को बोर्ड क्लास स्टडी बाय GL लिम्बा को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पहुंचाएं। और दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अगला जो हमारा वीडियो होगा वो होगा अभी थोड़ी देर में विभिन्न प्रकार की जो 2020 में नियुक्तियाँ हुई है जो दोस्तों जो कि अपॉइंटमेंट हुए हैं, न्यू अपॉइंटमेंट, तो उनका वीडियो थोड़ी ही देर में अपलोड कर दिया जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो को ज़रूर देखोगे। धन्यवाद दोस्तों।